दोस्तों, ये तो हमें पता है कि इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका की डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज़ के लिए फंड्स को भी अप्रूव कर चुकी है। सीसीएस द्वारा इसके लिए 15,000 करोड़ सैंक्शन किए गए थे, जिसमें एयरक्राफ्ट के कुछ प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाएंगे। डीआरडीओ के एमका के फर्स्ट प्रोटोटाइप को 2028-2029 तक रोल आउट करने के प्लान्स हैं, जिसके बाद टेस्टिंग फेज स्टार्ट होगा। सो कहने का मतलब ये है कि इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर को इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए फुली कमिटेड है, फंड्स वाइज भी और R&D पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आने वाले कुछ साल एमका की डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। बट 5th जनरेशन फाइटर को इंडिजिनसली डेवलप करना ये इंडिया का इनिशियल प्लान नहीं था। ओरिजिनली इंडिया ने रशिया के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर डेवलप किया जा सके, जिससे इंडिया को अपने खुद के इंडिजिनस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिज़ाइन और डेवलप करने में मदद मिले। इस प्रोजेक्ट का नाम था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, दैट इज़ FGFA। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया और इन्वेस्टमेंट भी की, पर लास्ट में इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया था। नाउ इसके पीछे बहुत सारे रीजंस या फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से ये इंडिया रशिया का जॉइंट FGFA प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि ऑफिशियली गवर्नमेंट द्वारा कोई क्लियर रीजंस नहीं दिए गए थे, बट अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये कुछ चीज़ें सामने आई, जिसकी वजह से इंडिया ने इस प्रोग्राम से पीछे हटने का डिसीजन लिया। नाउ इंडिया और रशिया के बीच इसका एग्रीमेंट साइन हुआ 2007 में। FGFA के लिए इंडिया की तरफ से HAL थी और रशिया की तरफ से सुखोई कॉरपोरेशन। FGFA में रशिया के PAK-FA प्रोग्राम के बेस्ड पर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान था, और ये PAK-FA प्रोग्राम रशिया का प्रोजेक्ट था, जिसके अंडर स्टेल्थ या 5th जनरेशन फाइटर डेवलप किया जाना था, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, जिसको T-50 या सीधा सीधा कहें तो सुखोई 57 एयरक्राफ्ट, जो आज रशियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। रशिया ने 5th जनरेशन फाइटर को ज्वाइंटली डेवलप और प्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट इंडिया को 2001 में ऑफर किया था। हालांकि रशिया इस कॉन्सेप्ट को चाइना और इंडिया दोनों को ही सेल करने की कोशिश कर रहा था, बट उस टाइम रशिया ने डायरेक्टली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को इसके लिए अप्रोच किया। कई डिस्कशंस और कंसिडरेशंस के बाद 2007 में फिर FGFA एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें रशिया और इंडिया दोनों द्वारा इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टेज में $4 बिलियन इन्वेस्ट किए जाने थे। पर इसके अंडर टोटल 127 फाइटर्स को प्रोड्यूस करने की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट $25 बिलियन थी। सो ये एक इनिशियल एग्रीमेंट था, पर फाइनल एग्रीमेंट जिसमें प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कंडीशंस को सेट किया जाना था, वो बाद में साइन होना था। 2010 में फिर एयरक्राफ्ट के प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज़ के लिए इंडिया ने $295 मिलियन पे करने या इन्वेस्ट करने का एग्रीमेंट साइन किया, पर इसके बाद कई तरह के इश्यूज अराइज हुए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिलेज हुए और फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। अब क्योंकि FGFA को PAK-FA या T-50 के बेस पर डेवलप किया जाना था, बट IF की अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग IF ने उसमें करीब 50 इम्प्रूवमेंट्स की डिमांड की थी। बट 2015 में IF की तरफ से इस प्रोजेक्ट से डिटैचमेंट को लेकर सिग्नल्स आने लगे थे, क्योंकि इंडिया और रशिया एयरक्राफ्ट की R&D पर एग्री नहीं कर पा रहे थे, और साथ ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी कुछ कंसर्न्स थे, जैसे कि PAK-FA या T-50 के जो रशिया ने प्रोटोटाइप्स डेवलप किए थे, उनके एयरफ्रेम्स में मेटल्स का ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ किया गया था, जिससे ये क्लियर हुआ कि सुखोई कॉरपोरेशन के पास जो कंपोजिट टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड और मैच्योर नहीं है। स्टेल्थ और सेंसर लिमिटेशंस की बात करें तो IF के इससे रिलेटेड काफ़ी कंसर्न्स थे। IF के अकॉर्डिंग मॉडर्न कॉम्बैट रिक्वायरमेंट्स के लिए T-50 या सुखोई 57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी इनसफिशिएंट थी, और एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसका रडार क्रॉस सेक्शन भी IF की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता था। और स्टेल्थ और सेंसर की बात करें तो ये दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर में क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद एवियोनिक्स और रडार परफॉर्मेंस की बात करें तो सुखोई 57 के एवियोनिक्स और रडार सिस्टम्स में भी कुछ लैकिंग्स थी, स्पेशली तब जब हम उसको F-35 के साथ कंपेयर करते हैं। इंडिया ने इसमें कुछ एडवांसमेंट्स एक्सपेक्ट की थी, बट इंडिया के इंडिजिनस एडवांस्ड सिस्टम की इंटीग्रेशन की डिमांड के बाद रशिया की तरफ से रेजिस्टेंस की रिपोर्ट्स सामने आई थी। इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के इश्यूज़ की बात करें तो इंडिया स्टेल्थ, एवियोनिक्स और सेंसर टेक्नोलॉजीज़ पर फुल एक्सेस चाहता था। इंडिया ने FGFA प्रोग्राम में 2 एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स ले डाउन की। पहली, फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि इंडिया फ्यूचर में एयरक्राफ्ट में एडवांस्ड वेपन्स को खुद इंटीग्रेट कर सके,
और दूसरा FGFA प्रोजेक्ट इंडिया के एमका प्रोग्राम को भी डायरेक्टली हेल्प करे, जिसका प्रिलिमिनरी डिज़ाइन वर्क पैरेलली चल रहा था, बट रशिया कुछ क्रिटिकल डिज़ाइन एलिमेंट्स को शेयर करने में रिलक्टेंट था। इसके बाद कॉस्ट और बजटरी रिक्वायरमेंट्स, हालांकि इंडिया करीब $300 मिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था, बट इसके बाद रशिया ने जब प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिवाइज किया तो बजट रिक्वायरमेंट्स पहले से ज़्यादा थी जो इंडिया एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहता था। और इंडिया एडिशनल फंड्स इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ये श्योर नहीं था कि इतने फंड्स इन्वेस्ट करने के बाद एयरक्राफ्ट IF की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा या नहीं। 2018 में फाइनली इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को क्विट करने का डिसीजन लिया। नाउ इसके लिए कोई ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट तो जारी नहीं की गई थी। इसकी अनाउंसमेंट फरवरी 2018 में की गई, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल द्वारा एक डिफेंस एक्विजिशन मीटिंग में रशियन मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन को कन्वे किया गया कि रशिया 5th जनरेशन फाइटर की डेवलपमेंट में अकेला ही प्रोसीड करे और इंडिया इसको बाद में ज्वाइन करेगा या फुली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली परचेज करेगा जब वो रशियन एयरफोर्स की सर्विस में एंटर करेंगे। डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया ने ये बात कही थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की गई और इसमें कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के सभी एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता है। एयरफोर्स का मानना था कि इसमें उस लेवल की स्टेल्थ, कॉम्बैट एवियोनिक्स, रडार्स और सेंसर्स नहीं हैं जो IF की रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये उस तरीके की परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएगा जो अमेरिकन F-22 और F-35 फाइटर्स की है। पर इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ करने के बाद इंडिया के अराउंड $300 मिलियन की रिकवरी के चांसेस अब बहुत कम हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि एयरक्राफ्ट के डिज़ाइनिंग फेज में हुई है, ना कि किसी टेंजिबल एसेट या प्रोडक्शन राइट्स में। बट यस, इंडिया का फोकस अब कम्प्लीटली एमका के ऊपर है। देखा जाए तो FGFA की तरह एमका की इंडिजिनस डेवलपमेंट की डिस्कशन भी 2007 में शुरू हुई थी, और अब 20 से 22 साल के लॉन्ग एफर्ट के बाद इंडिया फाइनली अपना पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रोल आउट करेगा। इवन इसकी कैपेबिलिटीज़ मोर देन 5th जनरेशन होगी, क्योंकि DRDO द्वारा एमका को 5.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा गया है।